नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानमंडल के जारी बजट सत्र दौरान वर्ष 2025-26 हेतु राज्य का बजट पेश किया, जिसमें अमरावती जिले को लेकर दो काफी बड़ी व महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिसके तहत अमरावती के बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल से हवाई सेवाओं का परिचालन इसी महीने के अंत में यानी 31 मार्च से शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा की गई, जिसका सीधा मतलब है कि आगामी 31 मार्च को अमरावती विमानतल से मुंबई के लिए एयर विस्तारा के ATR 72 विमान की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। इसके साथ ही अमरावती का नाम देश के हवाई नक्शे पर आ जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री अजित पवार ने अमरावती जिले की दरियापुर तहसील में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय शुरू करने की घोषणा भी की। राज्य की 18 तहसीलों में इस तरह से नए न्यायालय शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके चलते न्यायिक व विधि क्षेत्र को भी नई रफ्तार मिलेगी। राज्य की महायुति सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर शहर के विविध राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें जहां एक और भाजपा से जुड़े नेताओं ने इस बजट को बेहद शानदार बताया, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बजट को पूरी तरह से बकवास बताने के साथ ही निराशाजनक भी कहा गया। जिले के कांग्रेस विधायक बलवंत वानखड़े ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को कर्ज माफी मिलने के साथ ही लाडली बहनों को 2100 रुपए प्रति माह देने के बारे में घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में केवल कोरी घोषणा की गई है और चुनाव के समय दिए गए एक भी आश्वासन की पूर्तता नहीं की गई। राज्याचं जे आज अर्थ बजेट सादर झालं त्यात असं वाटलं की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होईल, आमच्या लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळतील आणि अजून काही फार मोठ्या घोषणा होतील, परंतु पोकळ घोषणाचा पाऊस पाडून आज हे तुटीचा अर्थसंकल्प राज्याचा सादर झाला आहे। कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस बजट को बासी कड़ी में उबाल लाने जैसा प्रयास बताते हुए कहा कि इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी खास नहीं है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार का पूरा जोर मुंबई व पुणे पर दिखाई दिया तथा शेष महाराष्ट्र के बजट में अनदेखी की गई। भाजपा शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने इस बजट को बेहद शानदार बताते हुए कहा कि यह अमरावती सहित महाराष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने वाला बजट है। अमरावती जिले में लंबे समय से विमानतल शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसके शुभारंभ की घोषणा इस बजट में की गई। अमरावती शहर की राखापा विधायक सुलभा खोड़के ने बजट को विकास का समन्वय साधने वाला व सर्वसमावेशक बताया। साथ ही कहा कि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार द्वारा बजट के माध्यम से सर्वसामान्य जनता को न्याय देने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने इस बजट को राज्य सरकार की झांसेबाजी वाला बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में कर्ज माफी व कृषि अनुदान को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, बल्कि मोटर वाहन कर में वृद्धि करते हुए राज्य के वाहन मालिकों को बड़ा झटका दिया गया है। भाजपा नेता तुषार भारती ने महायुति सरकार के बजट को सर्वसमावेशक बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जमीनी हकीकत का आकलन कर किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों व खेती सिंचाई व्यापार क्षेत्र का विचार करते हुए पेश किया गया यह विकासपूर्ण बजट है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वसामान्य नागरिकों को केंद्र बिंदु मानते हुए आगामी 5 वर्ष का रोड मैप इस बजट के जरिए तय किया गया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने 31 मार्च से अमरावती विमानतल के शुरू होने पर हर्ष जताते हुए कहा कि इस बजट में उनके द्वारा की गई विभिन्न मांगों को सरकार ने पूर्ण किया है। ऐसे में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। चौधरी चक्की होटल आदर्श में रविवार की रात हुई मारपीट की घटना के सिलसिले में कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। 40 वर्ष की महिला की शिकायत पर मामले में छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया। साथ ही शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी पुरुषोत्तम हरवानी पर कांच के गिलास से हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को नामजद किया गया। खुद हरवानी पर केस दर्ज किए जाने की जानकारी आज दोपहर सिटी कोतवाली पुलिस ने दी। वहीं पुरुषोत्तम हरवानी पर इस समय जेनिथ अस्पताल में इलाज जारी है, जिनके सिर पर चोट के कारण टाके लगाने की नौबत पड़ी थी। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। राज्य विधानमंडल के बजट अधिवेशन दौरान अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करने हेतु आंगनवाड़ियों का शैक्षणिक व सर्वांगीण विकास करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया, परंतु इसके बावजूद राज्य में आंगनवाड़ियों की जबरदस्त दुरावस्था होती दिखाई दे रही है। ऐसे में राज्य की आंगनवाड़ियों में सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई, यह सवाल उपस्थित किया और आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में निधि दिए जाने की मांग उठाई। भाजपा शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक पत्र भेजते हुए विदर्भ के महान संत प्रज्ञाचक्षु ज्ञानेश्वर कन्या गुलाबराव महाराज की जयंती को महाराष्ट्र सरकार की दिन विशेष सूची में शामिल किए जाने की मांग उठाई है। इस समय अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं आगामी 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जिसके चलते 12 व 13 मार्च के बाद विदर्भ के कई शहरों में अधिकतम तापमान की 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। लेफ्ट फ्रंट व सामाजिक संगठनों की ओर से आज महावितरण कार्यालय पर मोर्चा लगाया गया। इस समय स्मार्ट व प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर मंजूर नहीं रहने के संदर्भ में हजारों आवेदन महावितरण को सौंपे गए। महाराष्ट्र सरकारने महावितरण कंपनीच्या वतीनं
स्मार्ट प्रीपेड मीटरची घरामध्ये लावण्याची जी योजना जाहीर केलेली आहे त्याच्याविरुद्ध आजचा हा मोर्चा होता, गावातल्या लोकांचा, शहरातल्या लोकांचा, एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचा. पण या मोर्चाच्या वतीनं कार्यकर्त्यांनी गावागावामधून एक फॉर्म भरून आणलेत आणि आज ते महावितरण कंपनीचे अधिकारी, अमरावतीचे महाव्यवस्थापक यांच्याकडे आम्ही आज एक 25,000च्या वर अर्ज दिलेले आहेत. सरकार काही जरी म्हणत असलं तरी ही फसवणूक जनतेची करणार आहेत, ह्याच्याबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणं आणि त्या जागृतीच्या वतीनं आम्ही सरकारला इशारा देऊ इच्छितो की हे जे काही तुम्ही महावितरण कंपनीच्या मार्फत गावागावामध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचा प्रयत्न करत आहात, हा उद्याच्या तुम्हाला अडचणीचा होणार आहे. कारण जे कमीत कमी युनिट वापरणारे लोक आहेत त्यांना जर उद्या पहिल्यांदा पैसे भरा नंतर वीज वापरा अशा रीतीनं जर वीज देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर हा प्रयत्न सरकारच्या अंगलट येणार आहे. आणि म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यांदाही खोटं बोलले निवडणुकीच्या अगोदर आणि आता पुन्हा खोटं बोलले की आम्ही स्मार्ट मीटर लावतो आहे, प्रीपेड मीटर लावत नाही. सरकारचा खोटेपणा आता आम्हाला माहीत झालेला आहे आणि म्हणून टोकन स्वरूपात आज जरी आम्ही हा मोर्चा काढला तरी सर्व तालुक्यामध्ये याच्यानंतर गावागावातल्या लोकांचा अर्ज घेऊन, अर्ज भरून आम्ही या स्मार्ट मीटरच्या विरुद्ध एक मोहीम करणार आहेत. मेलघाट की दोनों तहसीलों के दुर्गम भागों के साथ ही क्षेत्र से सटे अकोट व तेलारा के सैकड़ों जनजातीय लोगों ने आज दोपहर चिलचिलाती धूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विशाल मोर्चा ले जाते हुए अपनी चिट्ठी संभागीय आयुक्त को सौंपी. मोर्चे का नेतृत्व बंडिया साने व खोज संस्था की पूर्णिमा उपाध्याय सहित अन्यों द्वारा किया गया. मेलघाट, अचलपुर, चिकलदरा और धारनी के अकोट, तेलारा, यहाँ से हमारे कुछ बहुत से समस्या है, वो समस्या को लेकर यहाँ पे आया है. और वन मजूर करके 25 साल पहले हमारे वन मजूरों ने काम किया था, उनके माहिती के लिए बार बार हम वन विभाग के ओर जा रहे हैं लेकिन वहाँ से माहिती नहीं मिल रहा है. इसके भी सवाल को लेकर आया है. और नरेगा के तहत नवंबर दिसंबर से हमारे भाइयों ने, हमारे मेलघाट के आदिवासी सभी भाइयों ने काम किए, उसके मुबदला हमें आज तक के नहीं मिला है. कल हमारे होली 2 दिन है होली के, हमारे 85 कोटी रुपए प्रलंबित है, इसलिए हम ये मांग को भी लेकर आया है. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संगठन की जिला शाखा ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर धरना आंदोलन शुरू किया. यह आंदोलन 6 माह से बकाया बिलों के भुगतान की मांग को लेकर किया गया. मी उज्ज्वल उदय पांडे, जिल्हाध्यक्ष राज्य अभियंता संघटना. सर्व सुशिक्षित बेरोजगारांची गेल्या 2 वर्षापासून निधी नसल्यामुळे ससे ओलपट सुरू आहे. सर्व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते शासनाला निवेदन देऊन मागण्या करून कंटाळलेले आहेत. खिशातल्या पैशातून आम्ही शासनाचे विकास कामं केलेले आहेत. केलेल्या विकास कामाचं आम्हाला आतापर्यंत कुठलंही बिल दिलं नाही किंवा शासनाकडून कुठल्या निधीची तरतूद करू अशी काही आम्हाला आशंका दिसत नाही. शासन मार्च महिना संपत आला तरी शासनानं कुठलंही नियोजन दाखवलेलं नाही आहे. कंत्राटदारांचे बिलं थकलेले आहेत. पहिलेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून आम्हाला रजिस्ट्रेशन दिलं आहे. आम्ही पहिलेच बेरोजगार आहोत, त्यात आम्ही बँकेतून सुद्धा कर्जबाजारी झालेलो आहोत. शेतकऱ्यांसारखी आमच्यावर परिस्थिती आलेली आहे. आम्ही आमचं जे काम होतं ते वेळेत मुदतीत पूर्ण केलं. त्याचे सगळे आम्ही बिल PWDकडे, संबंधित विभागाकडे सबमिट केलेले आहे, पण शासनाची कुठलीही हालचाल त्या बिला प्रति दिसत नहीं है. राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भाऊ साहब देशमुख के प्रेरक जीवन का गुणगान करते हुए उन्हें भारत रत्न देने का निवेदन आज राज्यसभा में किया. डॉक्टर बोंडे ने बताया कि यह भाऊ साहब का 125वां जयंती वर्ष है और नेहरू मंत्रिमंडल में भाऊ साहब ने 10 वर्षों तक कृषि मंत्री रहते हुए कई क्रांतिकारी बदलाव कृषि व शिक्षा क्षेत्र में किए थे. मैं आपके माध्यम से देश के लिए विशेष रूप से शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र में महान योगदान देने वाले स्वर्गीय डॉक्टर पंजाबराव शामराव देशमुख को भारत रत्न प्रदान करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ. पंजाबराव शामराव देशमुख, इनका जन्म 27 दिसंबर 1898 में हुआ था, जिन्हें भाऊ साहब के नाम से जाने जाते थे. वे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में कृषि मंत्री थे. 1952 से 1962 तक 10 वर्षों के लिए कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया. उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
वे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर से प्रेरित थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मिशन के समर्थक थे। वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी के विदर्भ क्षेत्र के सचिव भी थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को उन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए समर्पित किया। डॉक्टर पंजाबराव जी देशमुख, इन्होंने शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में पूरे देश में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए मैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। राज्य के अपर पुलिस महासंचालक सुनील रामानंद आज अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अमरावती के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने शहर पुलिस आयुक्तालय को भेंट दी। इस समय शहर पुलिस आयुक्तालय में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए एडीजी सुनील रामानंद का स्वागत किया, जिसके बाद शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से शानदार परेड के जरिए एडीजी सुनील रामानंद को सलामी दी गई। इस परेड का नेतृत्व शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व कल्पना बारावकर द्वारा किया गया, जिसके उपरांत एडीजी रामानंद और सीपी रेड्डी की प्रमुख उपस्थिति के तहत पुलिस मुख्यालय के मैदान पर पुलिस सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज 10 मार्च को संत लहानूजी महाराज के 141वें जन्मोत्सव निमित्त भव्य स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व मराठी दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। अमरावती मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे वर्ष 2025-26 का आर्थिक बजट आगामी 20 मार्च के बाद प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान में बजट का कच्चा लेखा जोखा प्रशासन ने बना लिया है। यह बनाते समय मनपा के पास निधि की कमी रहने के चलते शहर के विकास के लिए जरूरी मुद्दों की प्राथमिकता ने अधिकारियों को काफी परेशान कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती आइडल माइलस्टोन अवार्ड का आयोजन मंगलवार 11 मार्च को बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से किया गया है। माहेश्वरी महिला मंडल अमरावती ने अमरावती की बेटी व अमरावती की बहू ऐसा ऐतिहासिक नाम रखने वाली नारी शक्तियों में से 9 नारी शक्तियों को इस अवार्ड के लिए चुना है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत व लगन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व ख्याति प्राप्त की है। अमरावती सीए शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट व पुरुष सीए सदस्यों के जीवन साथियों को एक ज्ञानवर्धक व आकर्षक कार्यक्रम के लिए एक साथ लाया गया। कन्याकुब्ज ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा इस वर्ष प्रतिकूल हालात में संघर्ष कर परिवार की उपजीविका चलाकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने वाली महिला ऑटो चालक कल्पना सावड़, सुप्रिया गजबी व अस्मिता पाटिल को महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। राजापेट चौक में गत रोज सूरज मिश्रा व अनूप अग्रवाल मित्र मंडल द्वारा क्रिकेट प्रेमियों हेतु बड़े पर्दे पर भारत व न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई थी। इस समय हजारों क्रिकेट प्रेमियों ने राजापेट परिसर के गदरे चौक में उपस्थित रहकर बड़े पर्दे पर रोमांचक क्रिकेट मुकाबले को देखने का आनंद लिया और मुकाबले में भारत के विजयी होते ही सभी ने जमकर जल्लोष मनाया। रविवार को वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ के नवनिर्मित भोजनालय व आतिथ्य परिसर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्रावक संघ के अध्यक्ष किशोर तातेड़ ने कहा कि जिस धार्मिक परिसर में भजन व भोजन दोनों होते हैं, वहाँ संगठन तथा एकता में मजबूती होती है, अतः ऐसे आयोजनों में सहभाग लेना चाहिए। भाजी बाजार के सोमेश्वर महादेव संस्थान का खोलापुरी गेट भातकुली रोड पर स्थित 8 हेक्टेयर 85 आर खेत पुनः देवस्थान के नाम पर हो जाने का दावा महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में किया। महासंघ ने दावा किया कि सोमेश्वर संस्थान को कुल कायदा की धारा 129(ब) अंतर्गत 1969 में तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होने से इस संस्थान पर कुल कानून लागू नहीं होता। सोमेश्वर महादेव संस्थान भाजी बाजार या ठिकाणी या मंदिराची 4.85 हेक्टर जमीन ज्याची बाजार मूल्य किंमत 50 कोटी आहे, ती 960 रुपयाप्रमाणे विकण्याचा आदेश तहसीलदार श्री विजय लोखंडे यांनी काढलेला होता। सकाळी आदेश निघतो आणि संध्याकाळी त्या संदर्भातली विक्री होण्याचा प्रकार होतो। ही अतिशय गंभीर गोष्ट आम्ही सप्टेंबर महिन्यात उघड केलेली होती आणि त्या कालावधीपासून आजपर्यंत या अधिकाऱ्यांवरती कार्यवाही झालेली नाहीये। ही मंदिराची जी जमीन आहे ज्याचं बाजार मूल्य 50 कोटी ती अजून देवस्थानाच्या जागेवर नावावर झालेली नाहीये। हे सगळं उघड करण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद मंदिर महासंघाचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी आम्ही उपस्थित आहोत आणि ती मागणी या ठिकाणी केली आहे। महत्त्वाचा भाग म्हणजे याच्यामध्ये एक आम्हाला डॉक्युमेंट सापडलेले आहे। आज नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जर एखादं मंदिर असेल तर त्याला या प्रकारचा सूट प्रमाणपत्र आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचा आदेश लागू होत नाही। कुळ कायद्याच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तरी तो लागू होत नाही। आणि महत्त्वाचा भाग याच्यामध्ये की असं एकच संस्थान आहे, अनेक संस्थान आहेत, शेकडो एकर जमिनी तहसीलदार असतील, महसूल अधिकारी असतील, बिल्डर लॉबी असेल यांच्या संगत मताने मंदिरांच्या जमिनी हडप करण्याचं एक मोठं षडयंत्र आहे। याला प्रतिबंध घालायचा असेल त्या सोमेश्वर महादेव संस्थानमध्ये जे तहसीलदार आहेत ज्यांनी हे आदेश काढले त्यांच्यावर तत्काळ कार्यवाही झाली पाहिजे। पुलिस की ड्यूटी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में मार्च माह के बढ़ते पारे में इन दिनों चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए मुस्लिम समाज से वास्ता रखने वाले पुलिसकर्मी भी अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं और पूरे नियम के साथ रोजे के उपवास रखते हुए अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं।
मोर्शी तहसील के अंबाड़ा गांव में मोर्शी से लौटते समय 4 पहिए वाहन की हुई दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा शनिवार 8 मार्च की रात 8 बजे के दौरान घटित हुआ। मृतक का नाम रूपेश इंगोले बताया गया। गोंडी हत्याकांड को 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को फरार आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस गोंडी हत्याकांड के आरोपियों की तलाश कर रही है। वरुण तहसील का एक युवक वर्ष 2022 में 15 वर्षीय नाबालिग युवती को भगाकर अपने साथ ले गया था, जिसे अपहृत युवती के साथ मध्य प्रदेश के गांव से कब्जे में लिया गया। 7 मार्च को एएसटीयू के दल ने दोनों को बेंडा पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने संबंधित युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब बालिग हो चुकी और 3 माह की गर्भवती रहने वाली बेटी को स्वीकारने से उसकी मां ने इनकार कर दिया है। भातकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 22 वर्षीय युवती के साथ अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए उससे नजदीकी साथ कर उसके समक्ष अपने साथ विवाह करने हेतु दबाव बनाने और युवती द्वारा इनकार किए जाने पर समाज में उसकी बदनामी करते हुए उसके होने वाले विवाह को तुड़वा देने के मामले में भातकुली पुलिस ने मनोज प्रधान नामक युवक को गिरफ्तार किया है। अचलपुर शहर से अमरावती कॉलेज के लिए घर से निकली 17 वर्षीय नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा लिए जाने की घटना 7 मार्च को घटित हुई। इस मामले में अचलपुर पुलिस ने युवती के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। राजापेट पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया जो दिन में तालों की चाबी बनाने का काम करता था और रेकी करते हुए रात को ताला खोलकर चोरी करता था। पकड़े गए आरोपी का नाम तेजपाल सिंह भाटिया बताया गया है। बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले पूर्वानगर परिसर के निसर्ग लॉन के पास पैदल जा रही महिला के गले से बाइक सवार 2 चोरी स्नेचरों ने 75,000 रुपये मूल्य का सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। चांदू रेलवे शहर के साईनाथ कॉलोनी परिसर के जालान लेआउट में शातिर चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए 160 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजापेट थाना क्षेत्र के गणपति नगर परिसर में शातिर चोर ने एक महिला पुलिस उप निरीक्षक के घर से 57 ग्राम सोने के आभूषण सहित 3,80,000 रुपये का माल चुरा लिया। इसी परिसर के अन्य 3 मकानों में भी शातिर चोरों ने चोरी का प्रयास किया है। धामनगढ़ रेलवे से रामगांव मार्ग पर रविवार 9 मार्च की सुबह 8 बजे के दौरान दोपहिया पर सवार होकर आए अज्ञात लुटेरे ने चाकू की नोक पर एक व्यक्ति से 2,88,000 नकद, 2 मोबाइल और उसके दोपहिया वाहन को लूट लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्धा जिले में रविवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हुई। पुलगांव की दुर्घटना 12:30 बजे व आरवी की दुर्घटना दोपहर 1 बजे के दौरान घटित हुई। विगत 50 वर्षों से नियमित प्रकाशित साप्ताहिक वृत्तसागर के संस्थापक संपादक दयालनाथ मिश्रा का रविवार 9 मार्च को दोपहर 3 बजे स्वर्गवास हुआ। वे 79 वर्ष के थे। उनकी अंतिम यात्रा आज सोमवार 10 मार्च की सुबह 10:30 बजे उनके अंबिका नगर परिसर स्थित निवास स्थान वृंदावन से निकाली गई तथा उनके पार्थिव पर हिंदू मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किए गए। इस समय विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले अनेकों गणमान्यों ने उपस्थित रहकर दिवंगत दयालनाथ मिश्रा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की।